नमस्कार दोस्तों। क्या एक बार फिर से अमेरिका ने चाइना और पाकिस्तान को दिया एक बहुत बड़ा झटका। जो बलूचिस्तान की फाइटिंग विंग थी, माजिद ब्रिगेड, उसको टेररिस्ट ग्रुप मानने से किया इनकार। क्या है आखिर इस बात की सच्चाई? इसके साथ साथ जो इजराइल है उसने यमन में पत्रकारों के ऊपर किया एक बहुत बड़ा हमला, जिसमें 31 पत्रकारों की मौत हो गई है। ये अब तक का जो पत्रकारों के ऊपर दुनिया के इतिहास में दूसरा बड़ा हमला है। तो आज हम इन दो रिपोर्ट को कवरेज करेंगे जो बेहद खास होने वाली है और पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक में। अब आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। जी हाँ, एक सोचने की बात है, अमेरिका ने खुद ही जो बीएलए का आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है, माजिद ब्रिगेड, अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ने खुद 11 से 12 अगस्त को उसको एक टेररिस्ट ग्रुप के सूची के रूप में शामिल किया। तो यह एक अमेरिकन डिसीजन था और अमेरिका ने इस ग्रुप के ऊपर वित्तीय और कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए पाबंदी लगाने की खुद ही सोची। और ठीक उसी समय के ऊपर चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बीएलए को वैश्विक स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपील की। लेकिन तीन पश्चिमी देश, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों ने इस डिसीजन के ऊपर टेक्निकल होल्ड लगा दिया। और इन तीन देशों का यह कहना है कि आर्टिकल 1267 के अकॉर्डिंग जब तक इस ग्रुप का अलकायदा या आईएसआई के साथ संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप नहीं माना जा सकता है। और स्पेशल इसी बात के ऊपर पूरी मीडिया ये बात कर रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान और चाइना को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अमेरिका अगर चाहता तो इसको एक टेररिस्ट ग्रुप इस टाइम के ऊपर डिक्लेयर कर सकता था। लेकिन ये रियल में क्या एक सेटबैक है पाकिस्तान और चाइना के लिए। लेकिन अगर सच में अमेरिका ने इस ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप मानने से इनकार किया है, तो इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है? क्या अमेरिका सच में मना कर रहा है? नहीं, असल में सच्चाई ये है कि यूएन काउंसिल के अंदर जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि ये अलकायदा और आईएसआई के साथ इसके संबंध है, तब तक इसको एक डेजिग्नेट टेररिस्ट ग्रुप नहीं माना जा सकता है। तो अमेरिका भी यहां पे कहीं ना कहीं मजबूर है। लेकिन पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको एक सेटबैक मान रहा है। पाकिस्तान और चाइना को यह बताया जा रहा है कि इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है अमेरिका के द्वारा। इधर पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के ऊपर जो उसके विपक्षी दल हैं वो पूरा दबाव बनाए हुए हैं कि ये जो था अमेरिका के साथ, जो आजकल पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही थी, अमेरिका सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था, असल में उसका कोई सहयोग नहीं कर रहा है और इस्लामाबाद को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है अमेरिका की ओर से। तो ये जो दबाव है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर अब लगातार बढ़ता जा रहा है कि बलूचिस्तान का जो ग्रुप है उसको एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाए और उसके जो आर्थिक जो अकाउंट है उन सभी के ऊपर बैन लगाया जाए। और सच्चाई यही है इस खबर की कि जो आर्टिकल 1267 है उसके अकॉर्डिंग कुछ पश्चिमी देशों ने इस डिसीजन के ऊपर होल्ड लगा दिया है। तो ये खाली अमेरिका का बात नहीं है कि अमेरिका ने होल्ड किया है, उसके साथ साथ कुछ और भी पश्चिमी देश हैं जिन्होंने आर्टिकल 67 के तहत इसके ऊपर होल्ड कर दिया गया है। चलिए अब हम अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। जो इजराइल का हमला है यमन की राजधानी सना में, और जो पत्रकारों पर इतिहास के अंदर दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के अंदर 31 पत्रकार मारे गए हैं और इसने पूरी दुनिया की को हिला के रख दिया है। क्या यह हमला एक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा था या फिर पत्रकारिता पर एक सीधा हमला था इजराइल के द्वारा? अब हम जानते हैं कि आखिर इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने अल तावरा मीडिया कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया। इस बिल्डिंग के अंदर कई पत्रकार, एडिटर और वर्कर काम कर रहे थे। इस हमले के बाद लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम घंटों तक काम करती रही। इजराइल की ओर से एक साफ बयान दिया गया है कि यह हमला हौतीज के खिलाफ था। इस मीडिया कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर बैठकर हौतीज एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ। तो ये एक पत्रकारिता का सेंटर नहीं था। इजराइल का ऐसा मानना है कि ये एक पत्रकारिता का सेंटर नहीं था, बल्कि
टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए उनके लिए एक एजेंडा तैयार किया जाता था इस मीडिया कॉम्प्लेक्स के द्वारा। अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर और यूएन में, यूएन की मीडिया के अंदर, ये अब तक का पत्रकारिता के ऊपर दूसरा सबसे बड़ा हमला बताया गया है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का ये साफ तौर पर कहना है कि ये ह्यूमैनिटी को एक बहुत बड़ा नुकसान है और इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा गया है इजराइल के द्वारा। इस हमले के बाद बहुत ज्यादा हैशटैग चला गए हैं, हैशटैग स्टॉप द वार, हैशटैग प्रेस फ्रीडम जैसे हैशटैग बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे चर्चा में हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक पत्रकारिता की सेफ्टी के ऊपर सवाल है। वार जोन के अंदर, अब किसी भी कंट्री के अंदर युद्ध चल रहा है तो उसको कवरेज करने के लिए मीडिया जाती है, तो मीडिया आज के टाइम पे, आज के दौर में कितनी सुरक्षित है, ये एक उस बात को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। और पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात के ऊपर हैं कि मीडिया पत्रकारिता को कितनी सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती है। और एनालिस्ट का यह कहना है कि इजराइल का यह हमला इजराइल की बहुत बड़ी भूल साबित होगा, क्योंकि इससे इजराइल की एक नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे जाएगी। अब इस हमले के ऊपर आगे क्या संभावनाएं हैं? एक तो सीधी सी बात है कि यूएन काउंसिल के अंदर इस हमले के ऊपर चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संगठन ने यह मांग की है इसको वार क्राइम श्रेणी में लाया जाए। और देखने योग्य ये बात होगी कि क्या इजराइल अपने इस हमले को पूरी दुनिया के सामने जस्टिफाई कर पाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे पास उचित सबूत थे कि यहां से उनके खिलाफ एक आतंकवादी एजेंडा सेट किया जा रहा था। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि 31 पत्रकारों की मौत ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक पत्रकारिता पर हमला था और पूरी दुनिया को इसने झकझोर कर रख दिया है कि इजराइल कहीं पे भी किसी के कंट्रोल में इस टाइम पे नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये हमला बिल्कुल सही था या फिर ये एक स्वतंत्रता के ऊपर हमला था, प्रेस की आज़ादी के ऊपर हमला था? इस पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो हम आपके सामने आज 2 न्यूज़ लेके आए पूरी दुनिया के बारे में। आगे तो दुनिया भर की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। मैं संदीप डबास आपकी सेवा में हाजिर। दैट्स ऑल। जय हिंद।